नवीन पटनायक ने उड़ीसा पर काफी ज्यादा टाइम तक राज किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट बनाया, कंट्रोवर्सी से दूर रहे और खुद करप्शन से हमेशा अलग रहे। फिर भी 2024 में उनकी सरकार गिर गई, ना किसी एक स्कैम की वजह से, ना किसी एक इलेक्शन की वजह से, बल्कि कई स्ट्रेटेजिक गलतियों की वजह से, जो आखिरकार उन्हें महंगी पड़ गई। ये कहानी है नवीन पटनायक की और क्यों उड़ीसा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। 2024 से पहले उड़ीसा नवीन पटनायक के लिए एक सेफ स्टेट माना जाता था। उनका वेलफेयर सिस्टम काफी अच्छे से काम करता था। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना से फ्री हेल्थ केयर, मिशन शक्ति के थ्रू महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, कालिया स्कीम से किसानों को इनकम सपोर्ट, बुजुर्गों के लिए पेंशन, गरीबों के लिए खाना और रूरल एरियाज के लिए ट्रांसपोर्ट। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सका और उनकी पर्सनल इमेज इस डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग करती गई। सॉफ्ट स्पोकन, नॉन कन्फ्रंटेशनल, पॉलिटिकल ड्रामा से दूर, वो सिर्फ एक लीडर नहीं, स्टेबिलिटी का सिंबल थे। तो फिर बदला क्या? उड़ीसा ने अचानक उस आदमी को क्यों रिजेक्ट कर दिया जिसे उसने लगभग 25 साल तक ट्रस्ट किया था? पहला क्रैक ऑपोजिशन से नहीं, सिस्टम के अंदर से आया। वीके पंडियन, एक तमिल बॉर्न आईएएस ऑफिसर, नवीन पटनायक के सबसे ट्रस्टेड एड थे। वही वेलफेयर मशीनरी चलाते थे और रिजल्ट्स डिलीवर करते थे। लेकिन 2023 में जब पंडियन एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो कुछ बदलने लगा। लोग एक डेंजरस सवाल पूछने लगे, अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? पटनायक ने जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी शक बनने लगी। वोटर्स के लिए पंडियन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एक आउटसाइडर थे, एक ब्यूरोक्रेट जो उड़ीसा की पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं बोलता था। सपोर्टर्स ने भी माना कि काम उनके अंदर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रूप में लोग उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे भी बुरा ये था कि पार्टी के सीनियर लीडर्स साइडलाइन हो रहे थे, डिफेक्शंस शुरू हो गए, डिसेंट बढ़ने लगा और बीजेपी को एक मौका दिख गया। वेलफेयर पर लड़ने के बजाय बीजेपी ने बैटलफील्ड ही बदल दिया। उन्होंने उड़िया अस्मिता को उठाया, यानी उड़िया प्राइड। लोगों को याद दिलाया कि उड़ीसा इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। उन्होंने उड़िया हीरोज को सेलिब्रेट किया, रेसिस्टेंस, डिग्निटी और कल्चरल ओनरशिप की बात की। और फिर उंगली उठी पंडियन पर। उड़ीसा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? एक तमिल ब्यूरोक्रेट जो उड़ीसा की पॉलिटिक्स चला रहा था। अचानक ये गवर्नेंस का इशू रहा ही नहीं, ये आइडेंटिटी का इशू बन गया। कौन सच में बिलोंग करता है? गुमस्ता, बड़ातिया और बाबूराज जैसे शब्द फैलने लगे, ये दिखाने के लिए कि उड़ीसा को अनइलेक्टेड आउटसाइडर्स चला रहे हैं। पॉलिसी की जगह आइडेंटिटी आ गई, परफॉर्मेंस की जगह इमोशन, और नैरेटिव धीरे धीरे बदलने लगा। फिर बारी आई मंदिरों की। कई वर्षों में पहली बार उड़ीसा का इलेक्शन भगवान जगन्नाथ के आसपास घूमने लगा। बीजेडी ने रिलीजियस कैंपेन लॉन्च किए, एक मैसिव टेंपल कॉरिडोर बनाया, गांव-गांव रथ भेजे। लेकिन बीजेपी ने और ज्यादा स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने एक सिंबॉलिक इशू पर फोकस किया, रत्ना भंडार की मिसिंग चाबी, जगन्नाथ मंदिर का सबसे पवित्र खजाना। अगर सरकार मंदिर की सबसे सीक्रेट चीज प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो लोगों को कैसे करेगी? जब मोदी ने हिंट दिया कि चाबी तमिलनाडु चली गई है, तो रिलीजन और आइडेंटिटी एक पावरफुल इमोशन बन गए। पुरी में दोनों पार्टीज ने सेम दिन पर, सेम मंदिर रूट पर राइवल रोड शोज तक निकाल दिए। लेकिन रिलीजियस पॉलिटिक्स बीजेपी का होम ग्राउंड था और बीजेपी सीधा उस खेल के मैदान में चलकर आ गई थी। जमीन पर एक और साइलेंट शिफ्ट हो रहा था। लोकल पॉलिटिशियंस की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी और ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल ले रहे थे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स प्रोजेक्ट अप्रूव करने लगे, फंड्स एलोकेट करने लगे और प्रायोरिटीज डिसाइड करने लगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे सरपंच और एमएलए सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर रह गए। 2023 में भुवनेश्वर में सरपंच प्रोटेस्ट करने लगे। उनका कहना था, हमारी पावर्स काफी हद तक काट दी गई है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं लग रहा था, ये डेमोक्रेसी को अंदर से हॉलो करना जैसा था। बीजेपी का बाबूराज नैरेटिव अचानक रियल लगने लगा। एफिशिएंसी ने रिप्रेजेंटेशन की जगह ले ली और वोटर्स को लगने लगा कि वो पॉलिटिकली इनविजिबल हो गए हैं। पटनायक की हेल्थ धीरे धीरे गिर रही थी, उनके पब्लिक अपीयरेंसेस कम होते जा रहे थे। पंडियन हमेशा उनका साथ देते दिखे, हर इमेज एक ही मैसेज दे रही थी। सिस्टम के हाथ पहले ही बदल चुके थे, ना कोई क्लियर सक्सेसर, ना कोई क्लियर लीडरशिप प्लान, ना कोई रीअश्योरेंस। इसी बीच बीजेडी पार्लियामेंट में बीजेपी को सपोर्ट करती रही। राइवल और एलाई के बीच का फर्क धुंधला हो गया। अगर दोनों पार्टीज हर चीज पर अग्री करती है तो पुरानी पार्टी के साथ बने रहने का क्या मतलब? उधर बीजेपी ने फुल फोर्स लगा दी। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी और रीजनल हेवीवेट्स पॉलिटिकल फायर पावर से भर गया था।
बीजेडी थकी हुई लग रही थी और बीजेपी भूखी। बीजू पटनायक सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए खड़े रहे। नवीन पटनायक धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते गए। सालों के दौरान बीजेडी ने बीजेपी के बिल्स, डिसीजंस और नैरेटिव को सपोर्ट किया। सेंसिटिव इश्यूज जैसे वक्फ बिल पर भी पार्टी डिवाइडेड दिख रही थी। कुछ लीडर्स रेबल कर गए, कुछ ने गवर्नमेंट की तारीफ की। वोटर्स को सिर्फ कंफ्यूजन दिखा, बीजेडी एक ऑल्टरनेटिव है या फिर बीजेपी का ही एक सॉफ्टवेयर वर्जन। जब आइडियोलॉजी ब्लर होती है तो आइडेंटिटी सफर करती है, और जब आइडेंटिटी सफर करती है तो लॉयल्टी भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। पावर खोने के बाद पटनायक ने फॉल्स नैरेटिव्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रॉमिस किया एक स्ट्रॉन्गर डिजिटल फाइट का, एक ज्यादा अग्रेसिव ऑपोजिशन का, लेकिन सीनियर लीडर्स मीटिंग स्किप करने लगे। फैक्शनलिज्म बढ़ने लगा और पंडियन स्पॉटलाइट से गायब हो गए। नवीन पटनायक का 24 साल का राज किसी एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर से नहीं, बल्कि कई वल्नरेबिलिटीज के मिलने से खत्म हुआ, जिन्हें बीजेपी ने स्किलफुली एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल वोट शेयर्स का एसिमेट्रिकल रिजल्ट ये दिखाता है कि इंडियन इलेक्शंस सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन और टारगेटेड मोबिलाइजेशन से जीती जाती है। आज उड़ीसा में पहली बीजेपी सरकार है। एक उड़िया लीडर है कॉस्मोपॉलिटन पटनायक की जगह। नवीन पटनायक का गिरना ये प्रूव करता है कि जब मल्टीपल वीकनेसेस एक साथ आ जाती है और ओपोनेंट्स उन्हें स्मार्टली यूज करते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल फोर्ट्रेस तोड़ी जा सकती है।